बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। गिलगित बल्तिस्तान में तीर चला और इस तरीके से चला कि बाकी सब का भट्टा बैठ गया। अब आज के जो अभी तक गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हैं, तकरीबन कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्त कह रहे हैं कि 11 सीट्स तक पीपल्स पार्टी पहुंच चुकी है, लेकिन कुछ जो मोहतात अंदाज़ा है वो ये तकरीबन 10 सीट्स ऐसी हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त सिक्योर कर चुकी है। और अभी सरकारी तौर पर, यानी ये गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हैं, सरकारी तौर पर अनाउंसमेंट्स अभी तक नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी क्लैरिटी के साथ एक अक्सरियती जमात गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के अंदर बन के सामने आई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सेटबैक हुआ है क्योंकि इस वक्त तक जो काउंट है वो बड़ा ही अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून के हवाले से शायद 4 सीट्स हैं इस वक्त जो PMLN के हिस्से में आई हैं। और दो PMLN अब ये कह रही है कि अगर साफ शफाफ मामलात हुए तो 11 सीटें हमारी हो जाएंगी। तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने तो सिरे से ही ये पूरा मामला ख़त्म कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। क्या हम ये कहने में दुरुस्त हैं कि एक मिथ भी टूटा है कि वफाक के अंदर जिस जमात की हुकूमत होती है, गिलगित बल्तिस्तान के लोग उसी जमात को ही वोट देते हैं। वहाँ पर लिटरेसी रेट बहुत ज़बरदस्त है, लोग पॉलिटिकली एस्ट्यूट हैं। एक कैंपेन जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से वहाँ पर जब चली, उसके अंदर ये भी था कि अगर आप गिलगित बल्तिस्तान को कराची बनाना चाहते हैं या लाहौर, अगर आप लाहौर बनाना चाहते हैं यानी लाहौर जैसी तरक्की चाहते हैं तो फिर आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट दीजिए। इससे भी लोग अट्रैक्ट नहीं हुए, यहाँ तक कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ ले गए और उन्होंने वहाँ पर एक गैदरिंग से, एक जलसे से खिताब भी किया। उसके बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये इंतखाबी सेटबैक हुआ है। तो सवाल इस बात पर भी आता है कि 3 साल के बाद, बहुत सारे इनिशिएटिव्स के बाद, क्या अब भी सियासी बयानियाँ PMLN नहीं बना सकी और उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाई अवाम के अंदर? ये वो तमाम बातें हैं जो आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं शर्मिला फारूकी साहिबा, जो कि मेंबर कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहिबा आपका। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, जो कि वज़ीर मुमलिकत है बराए कानून व इंसाफ, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक साहब आपका भी। और जनाब शफकत अवान साहब, मेंबर कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो भी हमें ज्वाइन करें। शफकत अवान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शर्मिला फारूकी साहबा, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो। आपको कोई खदशा था कि वज़रा भी गए, स्कीम्स भी अनाउंस हुई, लेकिन लोगों ने वोट दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद ये मिथ भी टूटा है कि वफाक के अंदर जो हुकूमत होती है उसी को वोट पड़ता है। सो आपके नज़दीक इलेक्शन, आप कह रहे हैं कि फेयर एंड स्क्वायर हुआ और आपको ये मेरिट के ऊपर ये जीत मिल गई? जी बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। जी। देखिए, हमें शुरू से ये अंदाज़ा भी था और इस बात का इदराक भी था कि गिलगित बल्तिस्तान की जो आवाम है वो पीपल्स पार्टी से वालेहाना मोहब्बत करती है। और ये मोहब्बत कोई आजकल की नहीं है, ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर से लेके अब तक चली आ रही है। सबसे पहले शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने वहाँ पर FCR का खात्मा किया। उसके बाद बीबी शहीद ने वहाँ की आवाम को एम्पावर करने की भरपूर कोशिश की। और सबसे अहम जो एम्पावरमेंट हुई वो पीपल्स पार्टी के 2008 के दौर में हुई, जब सदर साहब आसिफ अली जरदारी साहब सदर मुमलिकत थे और उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान एम्पावरमेंट ऑर्डर जारी किया। और उसके तहत पहली बार लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो उसका वजूद आया, इनका चीफ मिनिस्टर बना। और इसी के साथ साथ हमने गिलगित बल्तिस्तान को उसकी शिनाख्त दी जो उनका हक था। ठीक। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और बीबी आसिफा ने भरपूर तरीके से वहां पर कैंपेन की और उन्होंने अपने दिल से जो बातें की, जो वो चाहते थे कि गिलगित बल्तिस्तान की जो लोग हैं उनकी जो दरीना ख्वाहिशात हैं उनको पूरा होना चाहिए, जिसके ठीक अंदर होगा। वो अपने कुदरती वसाइल के ऊपर आकमियत चाहते हैं, मादनियात हैं उनकी, दे वांट टू शेयर एन NFC, ये तमाम वो चीज़ें हैं, डेवलपमेंट के काम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी गिलगित बल्तिस्तान लेके गए। वहाँ की जो गयूर अवाम है और दे आर वेरी लिटरेट पीपल, वो जी जी। समझते हैं। आप उनको इस तरीके से ल्योर नहीं कर सकते कि आप वहां पर अपना कम्युनिकेशंस का वजीर बिठा दें, चेयरमैन NHA को बिठा दें और प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट अनाउंस करें और अच्छा। फिर मुवाजना करें लाहौर और कराची का। गिलगित बल्तिस्तान के लोग समझते हैं कि उनके क्या मसले हैं ठीक हो गया। और उन मसलों को कौन सी जमात हल कर सकती है। वहां पर मुनीब, आपको पता है 24-24 घंटे, 23-23 घंटे बिजली नहीं जी होती हाँ। है। एक एक घंटा बिजली होती है। जस्ट कैन यू जस्ट इमेजिन कि आप सिर्फ एक शहर में रह रहे हैं और आपके घर में सिर्फ 1 घंटा बिजली आए दिन में। और वो मसला
आज तक हल नहीं कर पाई सक्सेसिव गवर्नमेंट्स। ये बहुत बहुत तकलीफ दह बात है आज के दौर और हालात और मामलात में रहते हुए। ठीक हो गया सो जी। दे रेजोनेटेड विद व्हाट वी सेड, बिकॉज हम उनकी तकलीफ को समझते हैं और हम ही उनकी तकलीफ का अजाला कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये कहा था कि अगर फ्री एंड फेयर हो गए इलेक्शन, जो कि जिस हद तक हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर होते हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आपको याद होगा, आपने ये एक बात याद दिलाई गिलगित बल्तिस्तान की अवाम अवाम को मुनीब, उन्होंने कहा था कि फॉर्म 45 की आप रखवाली करना, फॉर्म 47 में ले लूंगा। और वेरी कल गुड। यही हुआ, कल कल यही हुआ ठीक हो कि गया। फॉर्म 45 हमें 6-6 घंटे तक नहीं मिल रहा था। अच्छा। 6-6 घंटे तक, जब गिनती कंप्लीट हो चुकी थी, पोलिंग एजेंट्स बता चुके थे, रिजल्ट्स आ चुके थे, लेकिन उसके बावजूद फॉर्म मतलब 45 कल पीपल्स आप पार्टी ये को नहीं दिया फरमा जा रही रहा। हैं कि कल भी कोई मतलब धांधली करने की कोशिश की गई लेकिन होने नहीं दी गई, दिस इज मुनीब, ट्रू। बिल्कुल की गई। यहाँ तक कि मैं आपको बताती हूँ, अस्तूर के अंदर एक पोलिंग स्टेशन था जो रोड साइड पे था। जी। उसमें 209 वोट थे। ठीक। उसको उठा के अचानक से बगैर किसी रीजन के पहाड़ी की चोटी पे पहुंचा दिया गया। अच्छा। वहां पर भी लोगों ने एहतजाज किया, हमने भी एहतजाज किया, क्योंकि वो वोट्स पीपल्स पार्टी के थे। तो ठीक है। कोशिशें तो हुई हैं, प्री पोल रिगिंग, ड्यूरिंग ड्यूरिंग पोलिंग, ठीक है। और पोलिंग के बाद भी पोस्ट पोल भी हुई हैं। ठीक हो गया। लेकिन वहां के लोगों ने भरपूर तरीके से कोशिश की है कि अपने वोट्स को सिक्योर करें। लेकिन अभी भी मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसे हलके हैं जिसके अंदर पीपल्स पार्टी को शदीद तशवीश है। अच्छा, और अभी मैं भी आप चाहें, तशवीश है, यानी कि आपको लगता है कि आपकी सीटें इससे ज्यादा हो सकती हैं, अभी भी आपके साथ डंडी मारी गई है? मुनीब, GB 16, अच्छा जी। दयामर 2, अच्छा इसके जी। अंदर 24 वोटों से पीपल्स पार्टी को हराने की कोशिश की जा रही, ओनली 24 वोट्स। ये ठीक है जी। जी। GB 20 खजर 2, अच्छा जी। पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो ट्रेल कर रहा है 150 वोटों से, लेकिन अभी भी उम्मीद है, और इसके अंदर हम रिकाउंटिंग में भी जाएंगे। ओके। फिर GB 3 गिलगित 3, ठीक है जी। वहां पर भी कोशिश की जा रही कि पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, जिनकी बहुत ओ, जबरदस्त कंपटीशन, उन्होंने आफ्ताब हैदर जो कॉम्पिटिटिव हैं। भी था। बिल्कुल जी, आफ्ताब हैदर साहब हैं, उनको 480 वोटों से पीछे किया जा रहा है। ठीक है। फिर GB 8 स्कर्दू 2, मोहम्मद अली शाह, अच्छा। उनको भी पीछे किया जा रहा है। तो अच्छा, ये देखें ना, मैं ये वो मुझे कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं मुझे जहां पर मुझे जो जबरदस्त कांटे का मुकाबला हुआ है। मुझे जो सबसे ज़्यादा तशवीश है ना, वो ये है कि अगर आपको इतनी सीटें लेने के बाद भी अभी आपको लग रहा है कि आपका कोटा पूरा नहीं हुआ, तो अकील मलिक साहब, तो जारी बात है, हुकूमत में जो हुकूमत मुनीब साहब, में बंदा आपने बैठा होता है वो आपने वैसे ही बड़ा कंफर्टेबल होता है, उनको तो आपने रियलिटी चेक बिलावल मिला है भुट्टो शायद। जरदारी साहब के जलसे देखे थे? जी जी, डिड बिल्कुल यू देखे सी? थे, बिल्कुल देखे थे। आपने उसमें लोगों का जमे गफीर देखा? डिड यू सी द अमाउंट ऑफ लेकिन पीपल दैट वर देयर? और देखिए जो देखिए, एक वालेहाना उनका प्रॉब्लम ये भी इस्तकबाल है ना, होता था। कम से कम आपको जलसे करने की इजाजत थी, आपके किसी मेंबर को सूबा बदर नहीं किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तो और भी मसाइल थे ना। अकील मलिक साहब से तो हम पूछेंगे कि मुस्लिम लीग नून के साथ क्या बना है। मैं शफकत अवान साहब से पूछता हूँ। शफकत अवान साहब, PMLN को तो नहीं मना किया ना जलसे करने हाँ, से? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल अब वो उनको तो उसका खुली जवाब छूट थी देंगे, ना। लेकिन जिनको जिनको जिनके मसाइल थे जरा उनसे पूछ लेते हैं ना। उन्होंने तो पूरा जी, इलेक्शन आज मुस्तरद किया है। शफकत अवान साहब, बहुत शुक्रिया। ये जो इस वक्त पीपल्स पार्टी कह रही है कि अभी हमें 3-4 नशिस्तों पे हमारे साथ डंडी मारने की मजीद कोशिश हो रही है, आपने तो पूरा इलेक्शन ही इसको सिलेक्टेड इलेक्शन करार दे दिया है कि ये लिटरली हैंड ओवर किया गया है। अब यहाँ तो सबसे ज़्यादा जो मेजॉरिटी वाली जमात सामने आई है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो क्या आपका मकसद ये है कि इस दफ़ा ये धांधली पीपल्स पार्टी के हक में की गई है? देखें, पहली बात तो ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये लोगों को बात समझ आनी शुरू हो गई कि ना तो यहाँ पे आज़ाद इलेक्शन कमीशन है, ना इदारे आज़ाद हैं, ना अदालतें आज़ाद हैं। आज पीपल्स पार्टी बोल रही है, मेरे साथ मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में इनके दोस्त थे, तो इन्होंने पंजाब पुलिस के वहाँ जाने पे एतराज़ किया। इन्होंने वहाँ पे ये बताया कि किस तरह वज़रा खुल के कैंपेन कर रहे हैं और ये कौन सा कोड ऑफ कंडक्ट है जिसको अपनाया जा रहा है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले 3 साल से ये मुसलसल कह रही है कि आज़ाद इलेक्शन कमीशन जब तक नहीं होगा तो इस मुल्क में कोई आज़ाद इलेक्शन नहीं होंगे। ठीक है जी। जब तक आज़ाद अदालतें नहीं होंगी मुल्क आगे नहीं चलेगा। लेकिन चले आहिस्ता आहिस्ता लोगों को बात समझ आनी शुरू हो गई है। तो मुझे सिर्फ इतना बता दिया जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या GB में कोई कैंपेन करने दी गई, सिवाय बैरिस्टर गौर साहब एक सॉफ्ट आदमी है, एक बनाने के लिए या नाम की जी नहीं, उनकी भी रिप्रेजेंटेशन थी। अच्छा जी। जितने भी लोग गए उनको वापस कर दिया गया। क्या हम इस पाकिस्तान की शहरी नहीं है? क्या हम अपने मुल्क में ही जाने के लिए हमें NOC चाहिए होंगे? क्या अपने मुल्क में जाने के लिए ही हमें रोका जाएगा? क्या अपने
मुल्क में हम जाएंगे तो हमें सूबा बदर कर दिया जाएगा। देखें, बहुत कुछ हो चुका पहले, खुदारा बस कर दें। इस तरह हुकूमतें नहीं चलती, इस तरह मुल्क नहीं चलते। और अगर आपने यही रफीश अपनाए रखी तो मैं नहीं समझता कि ये कोई मुल्क के लिए बेहतरी है या आप इससे कोई पाकिस्तान को आगे ले जाने की कोशिश कर सकेंगे। तो मेरी तो इनसे दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि आएँ, मिल के बैठें, जमहूरियत को फ़रोग दें, आइन को उसकी असली सूरत में लेके आएँ। एक और बार आइन पे जो होने जा रहा है 28वीं तरमीम की सूरत में, उसको भी बचाएं, और जो 26वीं और 27वीं तरमीम की सूरत में अदलिया पे वार हो चुका है, और इस मुल्क में अब अदलिया नाम की कोई चीज़ नहीं है। आज मेरे भाई और मेरी बहनें पीपल्स पार्टी वाले, सर एक बात शौकत भाई, मैं एक बात कर दूं, जी जी जी, आज ये इलेक्शन कमीशन पे इतराज़ कर रहे हैं, बहुत जल्द ये बताएंगे खुल के यहाँ पे बैठ के कि मुल्क में अदालती निज़ाम ख़त्म हो चुका है। इस वक्त मुल्क में कोई अदालत नहीं है, कोई इंसाफ नहीं है, कोई कानून नहीं है। तो ये वक्त भी आने वाला है। बैसियत वकील, वो तो आप उस पर बेहतर कर सकते हैं बात, बट एक बात इससे पहले कि फिर मैं आगे अकील मलिक साहब से पूछूं, एक देखिए जो आपका प्रिंसिपल बयानिया था कि ये फॉर्म 47 वाली हुकूमत, वो तो PMLN सेंट्रिक है। यहाँ तो बिलावल साहब खुद कहते रहे कि फॉर्म 45 की हिफाजत करें, अपने 47 में ले लूँगा। वो तो खुद शायद PMLN को ये बातें सुनाते रहे। तो आज अगर वो जीते हैं तो वो कह रहे हैं हमारी जीत तो फेयर एंड स्क्वायर है, हमारे तो कोई वुज़रा वहाँ पर नहीं गए, उन्होंने स्कीमें अनाउंस नहीं की, कुछ नहीं किया। लेकिन आज जब आप ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन रिग्ड है, तो क्या पीपल्स पार्टी पे भी आप वही इल्ज़ाम लगा रहे हैं? हम पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, हम इस नूरा कुश्ती पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जो नूरा कुश्ती खेली जा रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान, ये बड़ा कुछ कह रहे थे। ये 2 दिन बाद यही जालमाना बजट पास करवाएंगे इनके साथ मिलके। यही छोटी छोटी चीज़ें लेकर ये 28वीं तरमीम की सूरत में इस मुल्क पर एक और आइन पर वार करवाएंगे, ये जो बहुत बड़ी जमहूरी पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो इसलिए मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि इनकी नूरा कुश्ती है। आए, बैठें और खुदारा इस मुल्क के लिए कुछ करें। ये छोड़ें आपस की जो इन्होंने बनाया हुआ है एक मिक्स चर्चा। और जब ये बिल्कुल इकट्ठे हैं, ये वक्ती तौर पे लड़ते हैं और फिर ये सेटल कर लेते हैं चीज़ें एक दूसरे को ले दे करके। तो ये वहाँ पे जो कुछ भी है, जो कुछ आज ये बोल रहे हैं, ये भी इनके दरमियान एक प्री प्लान्ड डिजाइन है कि हम ऐसे बोलेंगे, आपने ये जवाब दिया। यानी कि मुझे जो समझ आया ना वो ये आया कि आपने इस जो जीत है पीपल्स पार्टी की, उसके अंदर भी आपने कहा कि ये किसी अंडरस्टैंडिंग या किसी डील का नतीजा है, जो मैं आपकी बात से समझाऊं। बट बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन एक बात मैं जरूर करूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद अगर कोई वोट वहां पे था तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था। अच्छा, चलें ये बड़ी बात है। आपने कहा अगर आपके बाद होगा, आप तो खैर सार वो मैं देख रहा था कुछ तो आपके दोस्त कह रहे थे कि तमाम सीटों पर ही स्वीप कर रहे थे, लेकिन चलें आपने कहा सेकंड बेस्ट पीपल्स पार्टी थी, आपको वोट मिलने नहीं दिया गया, लिहाजा पीपल्स पार्टी को मिल गया। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। अकील मलिक साहब, सबसे पहले तो सर ये बताएं कि वो एक कहते हैं बड़ा हम्बलिंग एक्सपीरियंस होता है कुछ, तो एक GB का इलेक्शन माशाल्लाह, एक तो मुबारक हो, आप हज की सादत अल्लाह ताला ने आपको नसीब फरमाई, बहुत मुबारक हमारी तरफ से भी। ये GB का इलेक्शन ये तो एक सेटबैक है PMLN के लिए, पर्टिकुलरली कि आप आउट ऑफ नोवेयर मियां नवाज शरीफ साहब को भी जहमत देकर वहाँ ले गए, और जो रिजल्ट आया है वो तो बड़ी डिज़मल परफॉर्मेंस है PMLN की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीब साहब, और शुक्रिया आपकी मुबारकबाद का। देखिए, मैंने दोनों जो मेरे कॉलीग्स हैं उनकी मैंने बातें सुनी, और आपका भी सवाल, ये बिल्कुल डिसमल परफॉर्मेंस नहीं है मेरे ख्याल से। मियां साहब का वहाँ पे जाना और वो इन इटसेल्फ आपने देखा कि जो एक आवाम का जो एक समुंदर था वो उमड़ आया एक पर्टिकुलर कंस्टिट्यूंसी में जब वो गए वहाँ पे। और उसके साथ साथ मैं ये भी आपको बताऊँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा अपनी कारकर्दगी और किरदार के हवाले से अपनी जो परफॉर्मेंस है उसी हवाले से बात की है, और ये लोगों का राइट है। हमने कभी इस बात पे नहीं कहा कि हमें फ़लाँ चीज़ के ऊपर वोट दो या फ़लाँ चीज़ के ऊपर ना दो। हमने कहा आप देखें कारकर्दगी क्या है, बाकी जगहों पे हमने की। और पूरे जब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, अभी तो इत्तेहादियों की हुकूमत है, ज़ाहिरी बात है, एंड आई अंडरस्टैंड ऑफ कोर्स के मुश्किल वक्त से गुज़र रहे हैं हम, जो ख़ित्ते के हालात है उस हवाले से उसका भी कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट ज़रूर आया होगा टू सर्टेन एक्सटेंट। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है, जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि PTI के जो मेरे दोस्त हैं, मेरे कॉलीग हैं, मेरे भाई, उन्होंने बात की, उन्होंने कहा नहीं, उनकी जो
चेयरमैन भी गए और उस पर भी वो कह रहे हैं कि जी क्योंकि वो चेयरमैन चले गए और वो बड़ी इजी सी पर्सनालिटी हैं इसलिए उनको वो जाने दिया एंड सो एंड सो फोर्थ। देखिए इलेक्शन जब भी होता है उसके कवायद ज़वाबित होते हैं, कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है। अब बाकी जमातों ने वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट फॉलो किया, इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी, इंक्लूडिंग PMLN, इंक्लूडिंग IPP। तो क्या इनको नहीं करना चाहिए था? इन्होंने नहीं किया तो इन्होंने अब धांधली की रट लगा दी। अभी वो पूरा आपके सामने आपने देखा कि इलेक्शन रिजेक्ट कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके कि वो कह रहे हैं कि नहीं जी हम समझते हैं कि हमारी वोट्स थी, लेकिन क्योंकि ये इलेक्शन जो है बट सर ये तो उन्होंने कहना है ना, बट कोड ऑफ कॉन्डक्ट पार्टी को दे रहे हैं वेदर दे। सर बट कोड ऑफ कॉन्डक्ट की वायलेशन तो आप पे पीपल्स पार्टी भी कह रही है ना कि आपके बुजुर्ग गए, आप उन्होंने कहा जी आपने कम्युनिकेशंस के मिनिस्टर भेजे, यानी कि अब्दुल अलीम खान साहब भी मौजूद थे, अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, रोड्स की अनाउंसमेंट, प्रोजेक्ट अनाउंस हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी ये तो क्लियर कट वायलेशन थी कोड ऑफ कॉन्डक्ट की। देखें वो अगर गए हैं और अगर उन्होंने वायलेशन की है तो GB की इलेक्शन कमीशन जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनको नोटिस देना चाहिए। बाकी वज़रा गए तो बाकी वज़रा अगर गए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ तो उन्होंने जाके वहाँ पे कैंपेन नहीं किया, वहाँ पे सिर्फ उन्होंने कंपनी किया उस जलसे की हद तक और फिर उसके उनके पीछे थे वो, और उसके बाद वो साथ ही निकल गए। जो आपको चंद मेरे ख्याल से एक और दो वज़रा नज़र आए होंगे या 2-3 वज़रा जो थे जो गए, उसके अलावा कोई वज़ीर जो है वहाँ पे जाके उसने कोई कैंपेन नहीं की इस हवाले से, बिकॉज ऑब्वियसली कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, इलेक्शन रूल्स हैं, इलेक्शन लॉज हैं, उनको मद्देनजर रखा गया। यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने तो मुबारक ऑलरेडी दे चुके, वज़ीर आज़म ने मुबारक दे दी पीपल्स पार्टी को, हमने मुबारक दे दी पीपल्स पार्टी को, तो हम तो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो है उसने वहाँ पे बिल्कुल इलेक्शन ठीक लड़ा। अब उसके इलेक्शन के ऊपर जो एतराज़ है डायरेक्टली करें कि इनडायरेक्टली करें वो तो PTI कर रही है, हम तो मुबारक दे रहे हैं। हमारी परफॉर्मेंस जो रही है उसके ऊपर हमने अवाम, देखें एट द एंड ऑफ द डे अवाम जज करते हैं, और हमने अभी भी जो सीट्स हैं आपने 4 का जिक्र किया, उसके साथ 2 ऐसे हल्के हैं, ऐसी कंस्टिट्यूंसीज हैं जिसमें हमने टिकट ही इशू नहीं किया क्योंकि वहाँ पे हमारी इंटरनल जो पार्टी के मामला थे और वो 2 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, 2 वो आ जाएंगे, 6 अभी हतमी नतीजे आना ही नहीं, अब आए ही नहीं। जब वो हतमी नतीजे हतमी रिजल्ट आएंगे तो आप देखेंगे कि हो सकता है कि हम अगर एक पार्टी खुद इतनी सीट्स नहीं रखती तो उसको कोalition में जाना पड़ेगा। अकील मलिक साहब जरा ध्यान रखिएगा, ये जो हतमी नतीजे की आप बात कर रहे हैं ना वो उससे घबराहट भी हो जाती है। वो ये ना हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हमारे दोस्त हैं वो घबरा जाएं कि पता नहीं हतमी नतीजा आपके हक में ना आ जाए या इतना ना तब्दील हो जाए कि उस पर सारे शशदर रह जाएं। ये ज़हन में रखिएगा क्योंकि बहस तो पुरानी है ना, और वो माजरत के साथ टैग आपके साथ लगा हुआ है फॉर्म 47 वाला, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। और बार बार अभी आप कह रहे हैं कि नहीं हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, सर लोग ये नहीं कह रहे, लोग ये कह रहे हैं कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। आपने 3 साल के बाद भी आप वो जो बयानियां बना रहे थे, यानी पीपल्स पार्टी को आप ताने दे रहे थे कि वो कराची की हालत देखें, अगर आपने GB को लाहौर बनाना है तो आप हमें वोट दें, लोगों ने नहीं दिया। दैट मीन्स कि आपका बयानिया नहीं बिका हुआ। देखिए मैं इस चीज़ पे मुनीब साहब, मैं आई हैव नो इश्यूज इन कन्फेसिंग कि हमारी लीडरशिप को वहाँ पे जाना चाहिए था। आई मीन इवन कि मैं बस ये थे अगर मैं कल वज़ीर ना हूँ और मैं जाऊँ एंड इवन इफ आई एम यू नो ऑब्वियसली लोग जान पहचान अगर है मैं वहाँ पे जाऊँ या मैं पार्टी का एक ओहदेदार हूँ उसमें मैं जाऊँ, लीडरशिप मेक्स अ वर्ल्ड ऑफ अ डिफरेंस। बिलावल साहब गए, आसफा गए, बिल्कुल उनकी देखें बिल्कुल वो अपनी पार्टी के लीडर्स हैं, तो हमारी लीडरशिप जो है उसको बिल्कुल मज़ीद इसमें दिलचस्पी लेनी चाहिए थी, मज़ीद जो है वहाँ पे जाना चाहिए था। कुछ स्टेयर्स पे तो लीडरशिप गई, लेकिन मैं अगर पार्टी के हवाले से बात करूँ तो बिल्कुल सीनियर लीडरशिप को भी वहाँ पे जाना चाहिए था। लेकिन हमारा एक मसला ये भी है कि हमारी लीडरशिप जो है वो भी की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस पे है, तो उस हवाले से फिर वायलेशन नहीं हो सकती इलेक्शन लॉज की, इलेक्शन रूल्स की। तो इसीलिए जो लीडरशिप थी जो किसी की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे नहीं है तो वो वहाँ पे गई और उन्होंने कैंपेन किया। लेकिन ये बड़ा फर्क पड़ता है लोगों से कनेक्ट करने का, आवाम से कनेक्ट करने। वो शफकत अवान साहब कह रहे हैं अभी नहीं गए, मतलब सारे तो चले गए, वो उनको शायद लग रहा है कि अभी कुछ नहीं गए। शफकत अवान साहब अभी सारे नहीं गए थे सर, अब आपको शायद नहीं उन्होंने कहा नहीं। अपना मुनीर फारूक साहब, जी जी, मैं तो बैरिस्टर साहब से ये पूछ रहा हूँ कि कोई रह गया था अभी जो नहीं गया? मियां नवाज शरीफ साहब गए, राना सनाउल्लाह साहब गए, एहसान इकबाल साहब गए, अच्छा अमीर मकाम साहब गए, अच्छा एक लंबी लिस्ट है मेरे भाई। अब
वो हाँ वाकई नहीं गए, अपने वज़ीर आज़म साहब नहीं गए, जी जी, उनको भी शायद जाना चाहिए था। उसके अलावा तो कोई बंदा नहीं रह गया वहाँ पे जो नहीं गया। चले आप भी शौकत अवान साहब, आप पीपल्स पार्टी को मुबारक दे दें, PMLN ने तो दे दिया, आप भी दे दें, तो थोड़ा बड़े दिल का मुजाहरा करें, आप भी दे दें, हार जीत तो होती मैं है। जब रिजल्ट को तस्लीम नहीं करता तो मैं मुबारकबाद नहीं देता। अच्छा, मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद अगर वहाँ पे वोट था तो वो इनका था, ये ज़रूर जीते होंगे कुछ 2 बंदे 4, अच्छा, लेकिन दो मैं चार, तो बिल्कुल जब रिजल्ट तस्लीम नहीं कर रहा तो मैं मुबारकबाद नहीं दूँ। शर्मिला फारूकी साहब, एक इल्ज़ाम ही मैं कहूँगा, अभी तक ऑब्वियसली सब्सटैंशिएट तो नहीं हुआ कि ये कोई अंडरस्टैंडिंग के तहत है। जो शौकत अवान साहब ने, आपके कुलीग हैं पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा जी कि ये आप अंदर से सारे आप लोग मिले हुए हैं और अभी आपने बजट पास कराना है PMLN का, आगे फिर GB आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन है, 28वीं तरमीम के अंदर बड़ा कुछ तब्दील होना है, तो ये एक अंडरस्टैंडिंग के तहत आपको मिला है GB का इलेक्शन। मुनीब साहब, PTI का सबसे बड़ा मसला ये है कि ये ग्राउंड रियलिटीज को ना समझते हैं और ना उसका इनको इदराक है। अब ये इट इज सच ये कितनी गैर संजीदा गुफ्तगू है कि जी ये सेटलमेंट है क्योंकि 28वीं तरमीम आनी है और बजट पास कराना है। आपकी प्रेजेंस है ही नहीं ऑन ग्राउंड। आपने गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों के लिए काम ही नहीं किया। आपके लोग वहां पर मौजूद थे, लेकिन आप जलसे इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आपके जलसों में किसी ने आना ही नहीं था। जो इलेक्शन ये हारते हैं, जो कि बहुत बुरी तरीके से हारते हैं, उस इलेक्शन को ये कंट्रोवर्शियल बना देते हैं। वो कहते हैं जी ये फ्री एंड फेयर, इनमें धांधली हुई है। इन्होंने रिजल्ट आने से कई घंटों पहले, बल्कि एक दिन पहले, इन्होंने इनके किसी रहनुमा ने अनाउंस कर दिया था कि जी हम नहीं मानते इलेक्शन, ये चोरी हो गया इलेक्शन। भाई इस तरह नहीं होता है। अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपनी कोताहियों को समझें और उसके ऊपर उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करें। आपकी परफॉर्मेंस आज भी कौमी असेंबली या सेनेट के अंदर कोई है ही नहीं। मुनीर साहब, अभी बजट आने वाला है, आप देख लीजिएगा कि बजट में इन्होंने क्या करना। इन्होंने कागज फाड़ने हैं, इन्होंने बाइकआउट करना है, और अगर गलती से इनमें से किसी ने तकरीर कर भी दी ना, उस तकरीर में सिर्फ 4 सेकंड बजट के होंगे, बाकी सारे का सारा कैदी नंबर 804 पे होगा। इनके मसाइल, इनके बंदे उठा लिए, इनके बंदे बिठा लिए। अवाम इस वक्त पिस रही है। देखिए बहुत बुरे हालात हैं, और बिलखुसूस ये US ईरान जंग के बाद बहुत बुरे हालात हैं। पेट्रोल की कीमतें आसमानों को छू रही हैं, लोग अकील साइकिलों पे साहब आ की गए हैं। हुकूमत ही पीस रही है ना, ये तो आप बिहार में कंफर्म करें। देखिए वो तो पहले से ही पीस रही थी, लेकिन अच्छा। उसके बाद जब ये जंग आ गई तो उसके बाद तो इनको बहाना मिल गया अच्छा। कि PDL बढ़ाते जाओ, क्योंकि वो डिविजिबल पूल में नहीं जाता, डायरेक्ट इनकी किटी में जाता है। सही। इनसे खसारे पूरे होते नहीं है, अपनी नाअहली पूरी होती नहीं है, इनएफिशिएंसीज ये खत्म नहीं कर पा रहे। सर्कुलर डेट इज 5.1 ट्रिलियन, 5.1 ट्रिलियन एनर्जी सेक्टर के अंदर मुल्क की बुलंद तरीन सतह के ऊपर है। अच्छा जी। और ये और इनके जो एनर्जी के वजीर है उनको इन्होंने सितारे इम्तियाज दे दिया। अब इसका तो कोई हल नहीं है ना। नहीं, कोई मुझे परफॉर्मेंस पे बताइए दिया कि होगा ना। जो ये परफॉर्मेंस है ना कि अच्छा। द एनर्जी सेक्टर सर्कुलर डेट इज 5.1 ट्रिलियन, शायद इसके ऊपर मिला है उनको सितारे इम्तियाज। बात ये है कि आप बाहर से इंपोर्ट करके एक बहुत ही समझदार पढ़ा लिखा प्राइवेट सेक्टर से आप एक फाइनेंस मिनिस्टर लेकर आए। What structural reforms has he done? Day one से, मैं तो पिछले 2 साल से हर बजट के पेपर में पहले लिखा होता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। बेचारे प्राइम मिनिस्टर कह के थक गए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कराओ। वजीर खजाना, एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मुझे आप बता दें। FBR के अंदर जो लीकेजेस हैं, 6 ट्रिलियन की लीकेजेस, इससे पिछले वाले चेयरमैन FBR एतराफ करके कि 6 खरब रुपए, 6 खरब रुपए को रकम होती है, मैं जीरो नहीं गिन पाऊंगी जी। 6 खरब रुपए की जो इदारा टैक्स कलेक्शन का कलेक्ट करने का मिजाज जिसके पास हो, इख्तियार हो, वो खुद ही एतराफ कर रहा है कि जी 6 ट्रिलियन 6 अरब रुपए का हम टैक्स लीकेज जो हम कवर नहीं कर पा रहे। वो क्या लोगों से टैक्स और लेगा? आप तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्स पे टैक्स और फिर गरीब आदमी पे PDL। आपके नजदीक यही वजह है कि GB में इनको सीटें नहीं मिली? यही वजह है कि GB में सीटें नहीं मिली आपके नजदीक? दिस इज द परफॉर्मेंस। अच्छा। भाई बात ये है कि आपने पंजाब में ICT के अंदर लोगों को क्या रिलीफ दे, पिस रहे हैं बिजली की कीमतें लोग। अब फिर आप ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप एक पॉलिसी लेकर आए। वो बेचारे लोगों जिन्होंने आपकी ग्रीन एनर्जी पॉलिसी पे एतमाद करके सोलर पावर के अंदर इन्वेस्टमेंट की, उसके ऊपर आपने टैक्स लगा दिए। कोई दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं होगा
जो सूरज पर टैक्स लगा देगा। आपने उसे भी टैक्स लगा दी क्योंकि अब आपको वहां से भी पैसे लेने हैं और आपकी जो यहाँ शुक्र है पर सूरज बागदा से की डायरेक्टली नहीं बनाई है, मांग लिए टैक्स में। देखें गवर्नमेंट का मतलब क्या यही पता, होगा ना। अकील आप मलिक अच्छा साहब की पीडीएफ हुकूमत मुझे है, आप बताइए, सूरज कोई बिल भेज दे। ये तो उस पर बड़ी लंबी बात हो सकती है। तो ये तो मेरी दुखती रग है या- कि ये जो नहीं, नहीं। ये जो लोगों के साथ और तनख्वाहदार तबका इस मुल्क से लोग जा रहे हैं। शफकत साहब ये मुझे तकलीफ बताएं, बात है। ठीक हो गया शफकत साहब, ये बातें आप लोग पार्लियामान में नहीं करते। आप लोग कहते हैं बार बार के कैदी नंबर 804 की बातें करते हैं। आप अगर तहरीक चलाएं तो हुकूमत के तो इतने मसाइल हैं कि आप इनको बड़ा टफ टाइम दें इन चीज़ों के ऊपर। वहाँ आपकी तवज्जो नहीं है, पार्लियामान के अंदर भी और चले बाहर तो मसाइल हैं ही। अच्छा, मैं एक रिस्पॉन्ड करना है मैंने मैडम शर्मिला फारूकी साहबा को कि भाई जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो इस रिगिंग की बात मैंने शुरू की थी या इन्होंने की थी? ये खुद कह रही थी कि वहां पे रिगिंग हो रही है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करे तो वो जो बुरी बात है, मुझे इस बात की नहीं समझ आई वैसे इनकी। बाकी रह गई बात हमारी, हम ये पिछला जो सेशन हुआ है नेशनल असम्बली का, तो हमने पूरा सेशन एहतजाज ही पेट्रोल और डीजल और बिजली की कीमतों पे किया है। अगर ये पीपल्स पार्टी वाले वहां पे मौजूद थे, अगर ये वहां पे मौजूद थे तो ये देखा होगा इन्होंने कि हम प्ले कार्ड उठा के और स्पीकर डाइस के सामने किस चीज के नारे लगाते रहे कि खुदारा इस आवाम पर रहम करें, इन 24-25 करोड़ लोगों से बदला लेना बंद करें जो इन्होंने आपको वोट नहीं दिया और इन पर रहम करें। लेकिन मसला क्या है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत अच्छी बातें करते हैं, खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं, तकरीरें बहुत अच्छी करते हैं, पार्लियामेंट में खड़े होकर इतना खूबसूरत शायद कोई भी ना बोलता हो जितने इनके लीडरान बोलते हैं। बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, सारा कुछ ठीक होता है, सारा कुछ बता रहे होते हैं कि ये गलत हो रहा है, और मेरे भाई फिर उस गलत का हिस्सा क्यों बन जाते हैं? फिर स्टैंड लें और कहें कि ये गलत है, हमने इस गलत का हिस्सा नहीं बनना। क्या करें शफकत भाई, क्या करें कि बजट पास ना होने दें? उस पे नहीं, मैं कह रहा हूं कि एक आप ही ये मीडिया के खिलाफ एक बिल आया था जी। तो मैं तकरीरें सुन रहा था इनकी, तो इन्होंने वो धोया हुकूमत को, वो धोया। तो मैंने अपने दोस्तों को कहा कि ये देखो हमारे साथ मिल गए, अब ये बिल तो पास नहीं होने वाला। उन्होंने कहा सब्र करो, आप नए हैं, अभी देखना। और जब तकरीरें इनकी खत्म हुई तो जब स्पीकर साहब ने यस नो पूछा तो ये सारे यस करने वाले थे और इन्होंने वो बिल पास करवाया। और उससे पहले इनकी तकरीरें उठा के देखो तो ये क्या क्या कह रहे थे। अच्छा, यही बात बजट की है कि बजट में या तो कुछ ठीक करवा लें, हर बात पे बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन इन द एंड गवर्नमेंट की उन सारी खराबियों में, सारी गलतियों में, गवर्नमेंट की सारी जो अवाम के साथ जुल्म है उनका हिस्सा बन जाते हैं। तो ऐसा तो ना करें ना, एक काम करें, या तो फिर बोले ना, अगर बोलें तो उस पर स्टैंड करें। वैसे अकील मलिक साहब, ये जितना कुछ अभी देखिए कितनी चीज़ें गिनवाई हैं। आई नो फाइनेंस आपका सब्जेक्ट शायद डायरेक्टली ना हो बीइंग सिंस यू आर अ प्रोफेशनल लॉयर, लेकिन ये जितनी चीज़ें गिनवाई हैं शर्मिला फारूकी साहिबा ने, और मैंने तो चले गुस्ताखी की, आपकी मौजूदगी में गुस्ताखी करते हुए भी डर लगता है क्योंकि आप हुकूमती वज़ीर हैं और कानून व इंसाफ के वज़ीर हैं, कि पता नहीं आप सूरज पे ही टैक्स ना लगा दें, डायरेक्टली ना बिल भेजते हैं सूरज को कि भाई आप पे भी कोई टैक्स हमने लगा दिया। इतना सब कुछ है जो शर्मिला फारूकी साहिबा ने लगाया है, बताया है। यही वजह है कि लोगों ने फिर उस तरह से बढ़ चढ़ के आपको वोट नहीं दिया, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपकी सीनियर लीडरशिप, मतलब मियां नवाज शरीफ साहब से सीनियर कौन होगा, कि उनको भी जहमत दी गई, वो वहाँ ले गए, उनको जहमत दी गई थी कि आप जी भी जाएँ, फिर भी जो डिविडेंड है वो कोई नहीं निकला उस तरह से। देखिए मुनीब साहब, काफ़ी चीज़ें हैं, ख़त्ते की जो सूरत हाल है, जो सिचुएशन है, उसका एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट ज़रूर आया है। और ये तो देखें फिर कहा गया, मैं बिल्कुल शर्मिला फारूकी साहब ने कहा कि ये बहाना मिल गया, बहाना नहीं है, ये एक्चुअली पूरी दुनिया सफ़र कर रही है इस तमाम तर सिचुएशन। तेल की कीमतें बढ़ी, गैस की कीमतें बढ़ी, तो ये कोई हमने खुशी से तो नहीं बढ़ाई, ये तो आलमी मंडी की जो कीमतें थी उस हवाले से। फिर एक आप मुश्किल IMF प्रोग्राम में हैं, विच एवरीबडी नोज़ एंड एवरीबडी अंडरस्टैंड्स के एक मुश्किल प्रोग्राम है। अब उसमें रूम टू निगोशिएट, रूम टू मनूवर बहुत लिमिटेड हो जाता है। जहाँ पॉसिबल हुआ हमने रिलीफ भी फ्राहम किया, टारगेटेड सब्सिडी भी दी, और उसके साथ साथ अभी भी आप देखें 4 रुपये पेट्रोल कम हुआ है। अब जहाँ पे टैक्स के शॉर्टफॉल की बात है, अब आप अगर ऐसे एक मुल्क की सिचुएशन देखें कि यहाँ पे छोटा ताजिर जो है वो टैक्स नहीं देता था, उनसे इंगेज करके ताजिर 2 स्कीम हमने इंट्रोड्यूस करवाई। टैक्स का जो शॉर्टफॉल था, उसका टैक्स नेट जो था, उस टैक्स नेट को बढ़ाया और कम करने की कोशिश की उस टैक्स शॉर्टफॉल को। तो अब ये तमाम तर चीज़ें जो हैं, दिस टेक्स टाइम। एंड ऑफ कोर्स जो रिफॉर्म्स हमने किए हैं FBR में 10 फार,
उसके बिल्कुल समरात मिल रहे हैं। एक हमने कस्टम्स के हवाले से भी, मुझे याद है कमेटी थी, उसमें जो FPR रिफॉर्म्स के अंदर जो है हमने वो फेसलेस जो कस्टम्स की क्लियरेंसेस थी ताकि जल्द वो हो, तो ये हमने इकदाम तो उठाए, ये तो नहीं कि इकदाम नहीं उठाए। उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट मैं समझता हूँ कि जो आने में ताख़ीर है, जो आम शहरी तक उसका बेनिफिट या उसके समरात उन तक पहुँचने में जो डिले है, जो ताख़ीर है, उस वजह से डेफिनेटली उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट इलेक्शन रिजल्ट्स पे आ सकता है। लेकिन बावजूद इसके जो सिचुएशन है वो आप देखें कि GB के जो हमने कैंपेन की है एट मिड और लोअर टेयर्स ऑफ लीडरशिप, तो उस पर बिल्कुल भरपूर कैंपेन्स हुई हैं। ये तो नहीं है कि कैंपेन्स नहीं हुई, 2 हल्के मैंने आपको बता दिए। सो लेट्स वेट एंड वॉच। ये कोई इतनी ताख़ीर वाली भी बात नहीं है कि रिजल्ट्स नहीं होंगे। अनऑफिशियल रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं और ऑफिशियल जब जो कंपाइलेशन है, जो उनका लीगल प्रोसेस है एज पर इलेक्शन रूल्स एंड इलेक्शन एक्ट, वो जब कंपाइल होके आ जाएंगे तो वो आप देख लेंगे। मतलब ये इलेक्शन आप जिस पार्टी ने मेहनत किया उसका सबर मिला। इफेक्टिवली देखा जाए तो ये इलेक्शन आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत चुकी है, एज द लीडिंग पार्टी वो सामने आए हैं। महीना डेढ़ रह गया है आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो इलेक्शन है उसके हवाले से, तो वहाँ भी हालत आपकी ऐसी होगी या वहाँ टर्न अराउंड की उम्मीद रखते हैं आप कि वहाँ हालात बेहतर होंगे? देखें, हर एरिया, हर इलाका जो है वो एक जैसा नहीं हो सकता और GB के अपने स्टैंड अलोन डायनामिक्स भी हैं, उसको भी देखने की ज़रूरत है। जहाँ AJK की बात है, अभी तो कैंपेन शुरू जो है वो होगी, अनाउंस हो चुकी, उसकी तारीख 27 जुलाई। तो उसके बाद जो भी मामलात हैं वो ज़ाहिरी बात है, जब कैंडिडेट्स की टिकट देने का वक्त आएगा, जब कैंपेन का वक्त आएगा, तो तब देखा जाएगा। लेकिन हम पूरी उम्मीद है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो एक वादा तो कर दें इंशाल्लाह अकील मलिक साहब, एक वादा तो कर दें, ये आपके कुलीग हैं शफकत अवान साहब बैठे हैं, आप इनको इतना तसल्ली तो दे दें, एश्योरेंस तो दें कि भाई हमारे भाई अकील मलिक ने वादा किया है कि वहाँ पर कोई इनको प्रॉब्लम नहीं होगा कैंपेन के अंदर और लेवल प्लेइंग फील्ड इनको मुहैया होगी, ताकि उनके जख्मों पे कोई तो मरहम रखा जाए ना। नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड तो इस पर भी थी और ये तो मैं समझता हूँ कि कोई दुरुस्त बात नहीं कि कहा जाए कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी। अच्छा। बैरिस्टर गौर साहब गए, उन्होंने की, आज उन्होंने रिजेक्ट कर दिए डिस्पाइट कि उन्होंने वहाँ पे जाके कैंपेन भी किया। मुझे तो उसकी मंतक समझ नहीं आई। लेकिन आज़ाद जम्मू कश्मीर का जहाँ तक आप कह रहे हैं वादे का, तो मैं ये बिल्कुल ज़रूर कह सकता हूँ कि कानून के मुताबिक जो इलेक्शन रूल्स हैं, कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, जो इलेक्शन एक्ट है, उसके मुताबिक बिल्कुल इनको उनका गिला ये है कि अकील मलिक साहब ने फील्ड ही कहीं गुम कर दी थी। लेवल को तो छोड़ देना, लेवल प्लेइंग को कहते हैं, फील्ड ही हमारे लिए गुम कर दी थी। वो आपसे गिला करते हैं, वो इलेक्शन कमीशन को नहीं जानते। वो फील्ड भी मौजूद है, मैदान भी मौजूद है, घोड़े भी मौजूद है, तो बिल्कुल जरूर करें। चले मैं फील्ड ही फील्ड है। इसी उम्मीद के साथ मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आगे हालात बेहतर हो। शफकत अवान साहब आपका बहुत शुक्रिया, बैरिस्टर अकील मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया, और मोहतरमा शर्मिला फारूकी साहबा ने हमारा साथ प्रोग्राम आपने देखा, ये फीडबैक जरूर दीजिएगा, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।